बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सारी चीज़ें अभी इस बार हमारे सिलेबस में बाई क्वाड्रेटिक भी नहीं है, क्यूबिक भी नहीं है, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक करनी है। इसलिए पॉलिनोमियल में मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक पर फोकस करूँगा, बाकी सारी चीज़ें हट चुकी हैं सिलेबस से। तो आपको क्वाड्रेटिक करनी है केवल। तो हमें ये देखना है a² + bx + c की फॉर्म का अगर कोई पॉलिनोमियल होगा तो उसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें, calculate the zeros of a quadratic polynomial we simply to calculate the zeros of a quadratic polynomial we simply equate the polynomial to 0. Next point लिखिएगा, on solving we get two values of x, ब्रैकेट में लिखिए, or any other वेरिएबल। हो सकता है वो x की टर्म्स में दे रखा हो, जैसे यहाँ ax² + bx + c है। हो सकता है वो ऐसे किसी दूसरे वेरिएबल की टर्म में दे रखा हो, जैसे ay² + by + c, इस तरीके से दे रखा हो, ठीक है। तो अलग और कोई मतलब x के अलावा कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। तो ऑन सॉल्विंग वी गेट टू वैल्यूज ऑफ x। These two values are called zeros of the quadratic polynomial and are denoted by alpha and beta, and are denoted by alpha and beta. Next point लिखेंगे, there are alpha and beta, क्या वो बाय के बाद मुझे लगा अल्फा, बाई अल्फा एंड बीटा। ये ऐसे बना देते हैं, ऐसे अल्फा और बीटा। बीटा, मतलब कैपिटल बी को थोड़ा नीचे होती है इस तरह से, ये बीटा होता है। देयर आर टू रिलेशंस बिटवीन हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है, there are two relations between the zeros and coefficients. There are two relations between the zeros and coefficients of a quadratic polynomial हाँ, इसके बाद लीनियर पेयर करा दूंगा। ये हार्डली 2 या 3 क्लासेस में हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करवा दूंगा स्टार्ट। अच्छा, और किसका स्कूल हो गया शुरू? आज तुम दोनों का स्टार्ट हो गया है ना। तुम्हारे यहाँ क्या करवाया? मतलब अभी रियल नंबर वगैरह कुछ भी अभी कुछ नहीं। तुम्हारी डेट पता चली अभी नहीं? कल रिजल्ट है।
अच्छा ही आएगा। There are two relations between the zeros and coefficients of a quadratic polynomial. First है alpha plus beta is equal to minus b upon a. Second है अल्फा बीटा सी alpha into beta is equal to c upon a. ठीक है। हाँ भाई अभी पता नाइन्थ में बहुत कुछ करना पड़ता Find the zeros of the quadratic polynomial. क्वेश्चन नोट कीजिए। बेटा c upon a. Find the zeros. Find the zeros of the quadratic polynomial. And the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 12. X square plus 7x plus 12. And verify the relation between the zeros and its coefficients. Between the zeros and its coefficients. तो find the zeros of the quadratic polynomial. तो हमको ये quadratic polynomial दे रखा है, इसके zeros निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो polynomial है, इसको zero के बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है? ये जो polynomial दे रखा है, zeros निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी polynomial दे रखा होता है, उसको zero के ही बराबर रख देते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? Let us put let us put x square plus 7x plus 12 is equal to 0. It implies that x square plus 4x plus 3x. साफ दिखाई दे रहा है, मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है। 7x को किस तरह से स्प्लिट करेंगे? 4x plus 3x, 4x plus 3x करेंगे तो 7x हो जाएगा, ठीक है? और 4 into 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब पहले दूसरे टर्म में से x ले लिया कॉमन, इधर क्या बचेगा? x plus 4, इधर से 3 ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचेगा? x plus 4। अब एक टर्म ये है x into x plus 4, एक टर्म है 3 into x plus 4, तो x plus 4 ले लो कॉमन, तो इधर क्या बचेगा? x, और इधर क्या बचेगा? प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। x plus 4 इज इक्वल टू 0 और x plus 3 इज इक्वल टू 0। अब प्लस 4 को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू -4 और प्लस 3 को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू -3। तो x की दो वैल्यूज आ रही है -4 और -3। तो ऑन सॉल्विंग जैसे लिखा है ना यहाँ पर, ऑन सॉल्विंग वी गेट टू वैल्यूज ऑफ x और एनी अदर वेरिएबल। x के अलावा अगर कोई अदर दूसरा वेरिएबल होता, मान लो y दे रखा होता, ठीक है, तो हमको उसकी दो वैल्यूज मिलेंगी। वो जो दो वैल्यूज हैं उन्हीं को हम जीरोस बोल देते हैं और उनको डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। तो इसका मतलब क्या है
कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी -4, बीटा की वैल्यू -3। आपकी मर्जी है, चाहे तो पलट कर बाद वाले को अल्फा, पहले वाले को बीटा बोल दो, मर्जी है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू -4 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि आपको वेरिफिकेशन भी करना है। बोल रहे हैं ना, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। यहाँ तक समझ गए? पक्का? हम अल्फा और बीटा ही मान लेते हैं। ठीक है, मतलब कन्वेंशनली है ऐसा कि जो भी दो जीरोज आते हैं तो एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, फिर नोट कीजिएगा वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में मुझे दो जो रिलेशंस है वो वेरीफाई करने हैं। कौन सा? एक तो ये वाला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है या नहीं, ये चेक करना है। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये चेक करना है। ठीक है, तो सैटरडे को आए कि नहीं? सर वो वृंदावन मथुरा चला गया, इन्फॉर्म करा जाता है तो बताया कि नहीं? मुश्किल मम्मी के साथ गया। फोन तो तुम्हारे पास भी है। अब इसमें हम ये कहेंगे कंपेयर जो हमको दे रखी है इक्वेशन पॉलिनोमियल x² + 7x + 12 विद ax² + bx + c। तो हमें क्या करना होता है कि जो भी हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी दे रखा है उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ में हमें कंपेयर करना होता है। तो ये है अगर x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो समझ लो 1 लिखा हुआ है, तो 1x² + 7x + 12 और ये ax² + bx + c। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 12। a, b और c ये वैल्यूज हो गई। इसके बाद वेरिफिकेशन जो करना है, फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आया था -4, बीटा कितना आया था -3। -7 हो गया। RHS इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो माइनस b कितना है 7 और a कितना है 1, ये भी -7 आ गया। ठीक है ना, तो LHS और RHS दोनों बराबर आ गए। LHS इज इक्वल टू RHS, नीचे लिख देना वेरीफाइड। ये वेरीफाई पहली चीज। उसके बाद सेकंड रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू c/a। तो LHS क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है -4 और बीटा क्या है -3। -4 इंटू -3 कितना हो गया? +12। ठीक है, अब RHS निकालो। RHS है c/a, c कितना है 12 और a कितना है 1। LHS भी 12, RHS भी 12, तो दोनों इक्वल आ गए, वेरीफाई हो गया। यहाँ पर भी वही मेंशन कर दीजिए, LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Find the zeros find the zeros of the quadratic polynomial find the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to six x square minus 3 and verify the relationship. Verify the relationship between the zeros and its coefficients. ठीक है, तो क्वेश्चन तो वही सेम है, बस पॉलिनोमियल डिफरेंट है. अभी क्या करना होगा इसमें? लेट अस पुट 6x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0. पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देना है. ठीक है, परिधि समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? यस सर. ठीक है, तो 6x स्क्वायर माइनस 3 को 0 के बराबर रख देना है. अब जब भी कभी ऐसा होता है ना हमारे पास ये x स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, बीच में x वाली टर्म ही नहीं है, हमें स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल कैसा मिलना चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो x स्क्वायर वाली टर्म मिलनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म मिलनी चाहिए और बीच में x वाली टर्म भी मिलनी चाहिए. अब x वाली टर्म तो है ही नहीं, कोई बात नहीं. अगर ऐसी कोई भी टर्म गायब हो जाती है तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा. ठीक है, कैसे? कोई भी टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं है, माइनस 3 को उस तरफ ले जाओ. 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 3. x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/6. 3 1 3, 3 2 6. x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2. स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस 1/√2. समझ गए? नहीं, अगर x स्क्वायर 1/2 आ गया, यहाँ तक तो क्लियर है. x स्क्वायर की वैल्यू 1/2. ठीक है, फिर क्या करेंगे हम? स्क्वायर रूटिंग. हाँ, स्क्वायर रूट ले लेंगे. स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स. तो जब x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो तो x हो जाएगा, ये तो x हो जाएगा. और फिर इसका 1/2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके आगे ना प्लस माइनस लगा देते हैं. प्लस माइनस किस वजह से लगाते हैं कि अगर प्लस का नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो भी वही सेम चीज़ आएगी, माइनस का नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो भी सेम चीज़ आएगी. समझ गए भाई? 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1/2 आएगा, माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का 1/2 ही आएगा. समझ गए? जैसे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, इस वजह से. तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है ना, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 1/√2 और x की दूसरी वैल्यू माइनस का 1/√2. तो x की दो वैल्यूज आ गई, 1/√2 और माइनस 1/√2. क्लियर है? सो समझ गए? ठीक है भाई, प्लस 1/√2 अलग लिख दिया और माइनस 1/√2 अलग लिख दिया, दो वैल्यूज हो. प्लस माइनस लिखने का मतलब क्या है कि प्लस वाली वैल्यू भी हो सकती है, माइनस वाली भी हो सकती है. तो प्लस वाली इधर लिख दी, माइनस वाली अलग लिख दी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगी. तो एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई. दिस इज माई अल्फा, दिस इज माई बीटा. क्लियर है? नाम क्या है तुम्हारा? दक्ष. दक्ष त्यागी. तो दक्ष त्यागी. अरे भाई, इस नाम से तो बड़ा डर लगता है. याद है तुमको उड़ता परिंदा? तुम्हें तो याद होगा, वो पिछले साल 9th में जो था दक्ष त्यागी, जो इधर कोने में बैठता था.
अच्छा वो खतरनाक। अरे वो मैंने इसीलिए तो पूछा, मैंने कहा दक्ष त्यागी तो थी नहीं। एक दिन यहाँ पर खड़ा होकर कहता सर मैं यही करूँ, मैंने कहा ये क्या है, तो कह रहा सर ऐसे ही पूछ रहा हूँ, पूछो तो सही क्यों। मैंने कहा हाँ क्यों, कह रहा क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ। मैंने कहा बाहर क्यों खड़ा हूँ, कह रहा क्योंकि मैं अंदर आना चाहता हूँ। तो उल्टी सीधी हरकतें दिखाता था। एक दिन ऑनलाइन ज्वाइन करा, तो ऑनलाइन ज्वाइन करा तो अपना नाम हटाकर उस पर लिख दिया उड़ता परिंदा, ठीक है। तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ इधर से, मैंने कहा दक्ष दक्ष दक्ष, उसमें आ गया। तो उसने कहा कि मतलब उधर से कोई आवाज़ ही नहीं आई, जैसे उसको सुनाई ना दे रहा हूँ। तो लेकिन मेरी आवाज़ तो जा रही थी उसके पास। तो फिर मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा लगता है दक्ष त्यागी के ना पापा से बात ही करनी पड़ेगी, निकालता हूँ मेरा फोन। तो कह रहा सर हटा रहा हूँ नाम, हटा रहा हूँ, मतलब सब सुनाई दे रहा था, नाटक कर रहा था। वो प्रेसिडियम में कौन है? प्रेसिडियम में कोई नहीं, प्रेसिडियम में है वो। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा दक्ष त्यागी तो नहीं थी। फुटबॉल खेलना आता है ना, पीरियड होता है छुट्टी पूरा लेगा। चलिए जी, तो अल्फा की वैल्यू ये हो गई, बीटा की वैल्यू ये हो गई। अब इसके बाद हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो गामा भी रख लेते हैं। एक्चुअली अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता ना सिलेबस में, तो उसमें गामा भी था, क्योंकि उसके तो चार्ट में ले रखा है गामा थोड़ा। नहीं, पुरानी वाली एनसीईआरटी होगी। पुरानी होगी फिर मेरी, पुरानी बट होगी। मेरी में है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो वो केमिस्ट्री लग रहा है। क्या ये? नहीं मतलब अल्फा बीटा गामा। वो लगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। Geometry तो अलग ही है। अब तो ट्रिग्नोमेट्री में पूछते हैं। हाँ अल्फा बीटा गामा। इस साल नहीं है, टेंशन मत लो। 11th से है। तुम समझा करो भाई, बच्चों को टेंशन हो जाती है। चलिए जी, LHS देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा एक चीज़, हाँ ये करने से पहले ना मेरे को पहले एक काम करना था। अरे सर क्यों? एक दो स्टेप अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर एक दो स्टेप मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, तो वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि रिवाइज करते टाइम आपको ध्यान रहे। तो कोई नहीं एक्स्ट्रा लिखेंगे। वही लिखवा लिखिएगा यहाँ पर कंपेयर। जो हमको ये इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3। तो 6x स्क्वायर है ना। उसके बाद ना सीधा -3 मत लिखना, उसके बाद हमें x वाली टर्म नहीं दे रखी, तो मैं क्या लिखूँगा 0x, ठीक है ना। 6x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू हो गई 6। सर इतना जरूरी है एग्जाम? अरे नहीं है ऐसे जरूरी। बोलेंगे अरे ये क्रिएटिविटी है ऐसे ही। ये बोले के अंदर लिखना ठीक नहीं है, तुम लोग तो एग्जैक्टली ऐसे ही छाप दोगे। a is equal to 6, b is equal to 0, c is equal to -3, ये हो गया। अच्छा, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आई चुकी है। अब कर लीजिए वेरिफिकेशन। ओके सर। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/√2। कैंसिल आउट हो गया तो रिजल्ट क्या आ गया, 0। अब इसी तरीके से RHS देखिएगा। RHS क्या है, -b/है, b कितना है, -3। b है 0। अच्छा भी है। -b/है,
क्योंकि बी जीरो है ना, एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है ना। तो ये हो गया माइनस का 0/6। और एक बार ये LHS के बाद दोबारा समझाऊंगा अल्फा बीटा के बाद। अल्फा प्लस बीटा, दोबारा बता रहा हूँ, हमें ये दो रिलेशन होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एक होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो मैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए वेरीफाई करना चाहता हूँ, मतलब चेक करना चाहता हूँ ये ट्रू है या नहीं है, ये करना चाहता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा की वैल्यू 1/√2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/√2, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 1/√2 माइनस 1/√2 कैंसिल आउट हो गया 0। अब इसी तरीके से RHS है माइनस बी अपॉन ए, तो b कितना था 0 और a कितना था 6, -0/6, तो माइनस लगाओ 0 के आगे, मतलब क्या करते है ना, 0 ही आ गया। जीरो अभी देखता हूँ, ये समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड जो रिलेशन होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है 1/√2, बीटा क्या है -1/√2। तो पूरे चैप्टर में सी करना। अभी रुक जाओ जरा, बताओ। 1 इंटू -1 इज -1, ठीक है, क्या हो गया। क्वेश्चन नोट करना है, इस बात पर हंसी आ रही है। सही है। फोटो लेनी है, ले ली। अरे यूट्यूब पे रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया 2 RHS C अपॉन A। हाँ जी, C कितना है बोलो, -3 और A कितना है 6। नाइन का पॉलिनोमियल इससे ज़्यादा हार्ड था। वो easy है। बहुत ही easy है। नाइन का हाँ मुझे ये लग रहा है। -0 तो पॉलिनोमियल। तो easy था। सर इसमें भी फ्लोटिंग वाला भी तो आएगा। तो उसमें बस वो देखना था x एक्सिस से कितने टाइम जा रहा है, बस खत्म। वो तो easy है। सबसे बहुत सही वो चीज़ दूसरी है। एक्सरसाइज है ना, वो इजी है, ये पहली है। 1.2 है शायद वो। एक्चुअली ये पहली वाली, ये दूसरी 1.2 वाली है है। ना? ये दूसरी वाली ये है। दूसरी वाली, पहली वाली आसान है, बाद में करूँगा। अच्छा दूसरी वाली है। ये दूसरी वाली है, वो ग्राफ वाली जो है वो पहली एक्सरसाइज है। ओह मुझे लगा ये फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, नोट करो। सर नई वाली बुक कितने अच्छे हैं? क्या कह रहे हो, नई वाली बुक में चल कितनी है? 2, और पुरानी वाली बुक में? पुरानी वाली में शायद 3 है। Find the zeros of the polynomial f u is equal to 4u square plus 8u and verify the relationship. तो क्योंकि कट गया मतलब। बताया बायो क्वाड्रेटिक क्यूबिक Effects. और फिर Verify the relationship between the zeros. Between the zeros and its coefficients. अब आप ये देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वेरिएबल x ही होगा। यहाँ पर वेरिएबल क्या दे रखा है इन्होंने, u दे रखा है। तो क्या करेंगे, लेट अस पुट f u is equal to 0. और u स्क्वायर प्लस 8u is equal to 0, ये हो गया।
अब इसमें क्या करेंगे, फिर वही काम है कि यहाँ पर कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है ना, तो जहाँ जब कांस्टेंट वाली जब तीनों टर्म अगर मिलेंगी तो हमको मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ ज़रूरत नहीं है। 4 और 8 दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 4 यू स्क्वायर और यू क्या कॉमन आ सकता है, यू। ठीक है, तो 4u कॉमन ले लो, 4u कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा u प्लस सर दोनों मतलब मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं करी बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 4u स्क्वायर और यहाँ पर 8u है, तो दोनों ही टर्म्स में 4 तो आ ही रहा है ना भाई, 4 1 4 और इधर 4 2 8, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, और इधर u स्क्वायर इधर u है तो u कॉमन ले लिया, तो क्या चाहिए प्लस 2 बस हो गया। अब हम ये कहेंगे कि दो टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रही है और उनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। यू एक 0 हो जाएगा और एक -2 हो जाएगा। बिल्कुल सही। एक बार और समझा दो एक क्वेश्चन। यही बोला, हाँ ये हाँ देख लो कोई बात नहीं भाई, आप ये देखिएगा कि यहाँ 4u स्क्वायर प्लस 8u है ना। मिड टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद भी हम क्या करते हैं, कॉमन ही तो लेते हैं। तो यहाँ तो पहले से ही कोई मिड टर्म स्प्लिटिंग करोगे किसकी भाई, 3 टर्म होती है तो बीच वाली टर्म का ही तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करा जाता है, तो इसमें तो 2 ही टर्म है, तो 4u स्क्वायर है और 8u है, तो साफ दिखाई दे रहा है 4 और 8 में 4 कॉमन लिया जा सकता है, और u स्क्वायर और u में u कॉमन ले सकते हैं। जब 4 कॉमन ले लिया और u कॉमन ले लिया तो इधर तो केवल एक u बचा, करके देखो ना 4u इंटू यू क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर, और 4u इंटू 2 क्या हो जाएगा 8u। हाँ, तो वही चीज़ है, आपने 4u कॉमन ले लिया तो इधर u बचा और इधर 2 बचा सब। ठीक, सर ये चीज़ मतलब मेरे का अल्फा और बीटा कैसे हो गया, अभी बता दो, अभी अल्फा बीटा करा ही क्या है मैंने, बस 1 मिनट रुको आप, दो टर्म में बनी अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ बनेगी नहीं ना हुआ। इसमें। अब 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं 4u और u प्लस 2 जिनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4u 0 के बराबर कैसे होगा भाई, 4 तो 0 नहीं हो सकता ना, तो जब u 0 होगा तभी तो 4 इंटू 0 करा होगा तभी तो 0 आया होगा, तो इसका मतलब u की वैल्यू क्या होगी 0, और यहाँ प्लस 2 उधर ले जाओ तो u की वैल्यू क्या होगी -2 होगी। तो देखिए क्या है कि x ना देकर यहाँ पर वेरिएबल u दे रखा है ना, तो कई बार क्या होगा कि u दे देंगे, कई बार y के टर्म्स में दे देंगे, x के टर्म्स में तो कॉमनली देते ही देते हैं। ठीक है, तो ये u की 2 वैल्यूज आ गई, इट इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। बोलो भाई, क्लियर है परिधि, क्लियर है? तो यस सर। ठीक है, दिमाग में पूरा क्लियर हो गया, हाँ पूरा क्लियर, ठीक है, सब कुछ साफ। साफ, पूरा साफ। अल्फा और बीटा ये आ गया, फिर क्या करेंगे, कंपेयर 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है तो उसको 0 ले लिया प्लस 0 विद स्टैंडर्ड इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ना लिखकर अब लिखेंगे au स्क्वायर प्लस bu प्लस c। It implies that a is equal to 4, b is equal to 8, c is equal to 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो इट्स ओके वाला वो तो सिर्फ उसमें आता है ना, ओके नहीं था वो कौन सा था? गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, हाँ कल किसी को छींक आ गई बड़ी जोर से, सर आया था वो है ना? सुबह। हाँ हाँ, दोपहर वाले गए ना, सुबह है वो 3:30 बजे हाँ, सुबह जो होती भी है। है तो सर आता भी नहीं वो आता है ना, मतलब इस इस time वाले नहीं आता। इस वाले में थोड़ा लेट हो जाता है, शायद उस टाइम घर पर कोई नहीं होता, छोटे भाई वो गॉड ब्लेस यू सही लगता था। God bless you। आजकल मैं आजकल वो उसने स्कूटी से आना शुरू करा है तो बड़ा संभल के धीरे धीरे आता है। सही है, मतलब मुझको देखो, स्कूटी से आना है। हाँ, उसका अलग केस है पहले कि तो पैदल बच्चे, हाँ पहले तो पैदल आता था पूरा। हाँ पैदल आता था तो उसका अलग केस है। मेरे से कहने लगा सर स्कूटी लाना, कहता स्कूटी लाना सेफ है आपके यहाँ सोसाइटी में? मैंने कहा हाँ सेफ है, कुछ चोर है यहाँ पर। तो कहने लगा कि नहीं नहीं सर वो ऐसे ही, मैंने पूछा तो मैंने कहा सेफ है, पर तुम्हें ग्रीन व्यू हाइट से यहाँ तक स्कूटी पर आना है, पैदल आ कहाँ जाओ। से?
ग्रीन व्यू सामने ही है ना? मैंने वहाँ से यहाँ तक स्कूटी पर तो पेरेंट्स बोल रहे हैं उल्टा कि स्कूटी चलाना सीख। ये सही है। मैंने कहा ऐसे पेरेंट्स भगवान सबको दे सही बात, सही है ना, कमाल हो गया। तो कहते हैं कि भाई कि थोड़ा बहुत तू भी स्कूटी चलाएगा तो घर का कुछ काम कर पाएगा। यार ये सही है। उसको दे दी है। जब हमारे घर में नई नई बाइक आई थी, जब मैं छोटा था 12th में और 10th में, मैं 12th में था, मेरा छोटा भाई 10th में था, 2 साल का गैप था। वो छोटा भाई भी तो है। हाँ मेरा छोटा भाई है ना। अच्छा। हाँ देखा नहीं कभी है? ना शरण तो अभी आए हैं। नहीं इस- मैंने तो कभी नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दिखवा दूँगा, लगता बड़ा है छोटा है ना। तो ऐसा होता था कि हम दोनों नालायक, मतलब घर का काम करने के मामले में नालायक, काम नहीं करते थे। लेकिन जब बाइक आ गई तो तब तो चला। अगर सब्जी भी लेने जाना, पापा मैं जा रहा हूँ ना, मुझे दो ना, है ना, किसी को लेने जाना है, किसी को मैं हूँ ना, है ना, तो तब हमारी लड़ाई होने लगी इस चीज़ पर। हाँ उल्टी कहानी है, स्कूटी दी जा रही है, आप क्या बोलते हैं वो जा रहे हैं वो लड़ाई झगड़ा होता रहता था। जो लड़ाई में जीत जाता था वही जाता था। मतलब फिर धीरे धीरे मतलब जो वॉर है वो शांत कर लिया गया। फिर ये है कि कल तू गया था आज मैं जाऊँगा। अच्छा। फिर ये हो गया बारी बारी कि फिर झगड़ा कब तक करेंगे। तो सर ये ये हो लिखना गया। जरूरी है ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। हाँ लिख लेना, असल में स्टेप मार्किंग होती है ना, तो इस वजह से मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा सर इसको भी देते हो। हूँ। जी चलो आगे चलो। वेरिफिकेशन सर बट इतने टाइम होता है कि वो इतनी हार्ड मार्किंग कर लेते हैं। उनका टाइम रहता है बोर्ड में। तुम्हारी बात ऊपर तक पहुँचाई जाएगी, चिंता मत करो। अल्फा प्लस बीटा देखिए इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन LHS। अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना -2। सर जितने सारा चीज सीखना है सीधा नहीं कर सकते। एक तरीका होता है करने का, कर लो ना फॉलो, समझ नहीं रहे हो बात को। माइनस बी अपॉन ए माइनस 8 अपॉन मतलब 8 माइनस 2। अभी से थकान हो गई, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री पर पहुंचे ही नहीं है, इसको थकान हो गई है। सर इतना देखते देखते एक्स्ट्रा देखते देखते थकान हो गई। हाँ जी बोलिए। जब पिछले साल के बच्चे गए थे, पिछले से पिछले साल के थोड़ा रो रो कर आई थी लेकिन आ गई थी। सर ने इतना बढ़िया था सर समझिए भी जाने तो नहीं। बेसिक पढ़ा है बस तो। अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा और बीटा देखिए, अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है -2। RHS माइनस बी RHS C अपॉन है, तो C कितना 0 और A कितना 4। वर्ल्ड वॉर 2 के हालत में होते हैं। अगला नोट करो। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। Find the zeros of the polynomial. तो बाय कौन सा होता है? बाय हाथ कौन सा होता है? ये वाला, ये ये वाले तो होता है। हाँ, बाएं का तो ये वही बाएं। ये बाएं ये। दायां तो ये लेफ्ट। फाइंड द सर zeros. दाएं का क्यों नहीं बोलते? हाँ दाएं का क्यों नहीं बोलते? दाएं से तो सब करते ही हैं। जैसे आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने के लिए बोला जाएगा तो अच्छा स्ट्रॉन्ग हाथ ज्यादातर लोगों का होता है। 4√3x²। 4√3x² plus 5x minus 2√3। अब कुछ लग रहा है क्वेश्चन ढंग का। सर इतना ही किया। करो तो
ऐसे रूट वाला है तो खुद करना है करो। मिड टर्म स्प्लिटिंग 5x सर 4 रूट 3 की मल्टीप्लाई 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले? मिड टर्म 5 का होगा 2 देखिए जब भी कभी ऐसा टर्म आता है ना हमारे पास कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कुछ और इधर कांस्टेंट टर्म है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। इसको सर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को। देखिए क्या करना है, 4 रूट 3 को माइनस 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को 2 रूट 3 से 4 रूट 3, हाँ जी क्या ये क्यों करना है? अच्छा बता रहा हूँ जी, बता रहा हूँ। सर ये जो स्टेप होगा ना अगर आएगा तो कुछ नहीं, जब भी कभी हमको मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब आप ये कहोगे इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं करा, उससे पहले भी करा था, उससे पहले भी करा था, क्योंकि उससे पहले क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, तो 1 को कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसी के बराबर रहेगा। 1 को किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसी के बराबर रहेगा। बोलो, समझ गए? तो अभी क्या करना है कि 4 रूट 3 को माइनस 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा? -8 -8 रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा? 3। ध्यान से समझ लेना इस बारे को। ये -24 हो गया। यस सर अब 5 को कैसे स्प्लिट करूंगे? -24 आ गया। 8 into 3 सर अगर सर 3 की जगह 4 आ जाए या 5 आ जाए क्या हाँ आ सकता है, ये रूट में ना। हाँ आ सकता है, आ सकता है। मतलब रूट 5 रूट ऐसे अगर 3 की जगह कोई और डिजिट आ जाए आ सकती है, रूट 4 रूट 5 आ सकती है, रूट 7 आ वैसे सकती है। सेम ही होएगा अगर एक मैच दूसरे में भी यही होगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा ही आता है। ठीक है, और सर अगर अलग आ जाए दोनों में अलग है, एक में 4 एक में 5 वो भी बताऊंगा आपको, वो भी बताऊंगा, है ना। फिलहाल ये एक में देखिए, 5 मतलब एक में रूट 4 आ गया, एक में रूट 5 आ गया। अच्छा माइनस करके आप ध्यान से समझिए, 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर, तो 5 को किस तरह से स्प्लिट करेंगे? 8 माइनस 3, 8x माइनस 3x करेंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा। 8x माइनस 3x करेंगे तो प्लस का 5x, और 8 इंटू माइनस 3 माइनस का 24, ये हो जाएगा। x माइनस 3x कर दिया। यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है कि नहीं? यस सर समझ गए? अब इन दोनों में तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 और x कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा? रूट 3x, यहाँ क्या बचा? 2। समझ गए? एकदम क्लियर है? फिर उसके बाद क्या होगा? -3 इन कॉमन दोनों में से रुको। माइनस रूट हाँ, अब इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ कि पहला टर्म रूट 3x आ जाए, तो x वाला टर्म तो ये है, ये जो 3 है, इनमें से कुछ कॉमन आता हुआ दिख ही नहीं रहा। मैं क्या करूँगा? इस 3 को कैसे लिख दूँगा? रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू एक्स। जो हमने डॉट की मल्टीप्लाई किया डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। ये बताइए, ये समझ में आया कि नहीं? यस सर
हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि मुझे एक √3 यहाँ पर मिल रहा है, एक √3 यहाँ पर मिल रहा है, मैं उसको कॉमन ले सकता हूँ। मेरी बात समझ गया? Yes, sir. पीछे बताओ ये शेयर क्लियर है? ठीक, परिधि समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, पक्का ना? चलो आगे। सर जब आपने √3 इंटू √3 लगाया तो उसमें से एक कॉमन निकल लेंगे 3 हाँ, एक √3 एक अरे बाहर √3 दो कैसे है? कॉमन लिया है ना। यहाँ तो कॉमन ले लिया, यहाँ तो कॉमन ले लिया 4√3x² और 8x में से 4x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहेगा 4x इंटू √3x+2। फिर इधर भी √3 है और इधर भी √3 है, तो √3 कॉमन ले लिया और माइनस साइन भी दोनों में है, और मुझे जो ब्रैकेट में चाहिए वो मुझे प्लस चाहिए, तो मैं दोनों का माइनस साइन भी कॉमन ले लूँगा। तो ये हो जाएगा, सर हमने √3 दो बार ले लिया। तो क्योंकि इधर तो दे ही रखा था -2√3, और 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना, इसलिए। समझ गए? अभी भी नहीं समझे? भाई अगर कहीं पर भी 3 लिखा हुआ है तो उसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, अगर 2 लिखा हुआ है तो उसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक ऐसे है, कोई भी डिजिट आ जाए तो कोई भी डिजिट आ जाए, 17 आ जाए, √17 इंटू √17 लिख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर एक √3 कॉमन लूँगा तभी तो यहाँ पहला टर्म √3x बचेगा मेरे पास। समझ रहे हैं? मुझे ये देखना होता है कि पहला टर्म मेरा सेम आ जाए, दूसरा अपने आप ही सेम आ जाएगा। समझ गए? ऐसे ही बोल रहे हो, नहीं आ समझे? जाएगा इसमें। चलो ठीक है, तो मैंने -√3 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा √3x, -√3 निकाल लिया तो क्या बचा √3x, इधर भी माइनस और √3 निकाल लिया तो क्या बचा +2 प्लस कर दो। एक तो कट ही गया। अब देखिए √3x+2 इधर भी है, √3x+2 इधर भी है, कॉमन ले लो। और √3x+2 ये आ गया, और इधर क्या बचा 4x -√3 = 0। तो ये हो जाएगा √3x+2 = 0 और 4x -√3 = 0। अब ये +2 उधर चला गया तो √3x = -2 और 4x = √3। x = -2/√3 और x √3/4। ठीक है, x की दो वैल्यूज आ गई। अब यही मेरे अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे? कंपेयर √3x² plus 5x minus 2√3 with ax² plus bx plus c. It implies that a is equal to 4√3, b is equal to 5, c is equal to -2√3। a, b, c ये वैल्यूज आ गई। समझ गए? यस सर। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में LHS अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट वाला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -c अपॉन अल्फा प्लस बीटा क्या है? -2/√3 प्लस √3/4। सर वो -b सर आपने सॉरी -b अपॉन अब देखिएगा √3 और 4 बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं। जब बिल्कुल अलग अलग टर्म्स का एलसीएम लेते हैं तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं √3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा।
4√3, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, तो 4 × -2 -8 प्लस √3 × √3 इज प्लस का 3, तो -5/4√3। ये क्या आ गया LHS? लेफ्ट हैंड साइड बताइए भाई, क्लियर है परिधि? Yes, sir. ठीक है, ओके। इसके बाद इसका RHS माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी कितना है 5 और ए कितना है 4√3। तो ये वाईफाई होगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं जरा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है, LHS इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या है? माइनस का 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई बीटा कितना है? √3/4 है ना, अल्फा बीटा। √3 से √3 कट गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो क्या बचा -1। समझ गए सभी? बताओ, देखो देखो बताइए, डाउट आया तो। सी अपॉन है, सी कितना है -2√3 और ए कितना 4√3। √3 से √3 कट गया, 2 1 जा 2 2 जा 4, -1/2। यहाँ पर भी वही LHS इज इक्वल टू RHS, ये भी वेरीफाई होगा। सर अगले उसमें तो लाइट करोगे? हाँ मैं लाइट कर दूँगा स्टार्ट। तो फिर- नहीं केमिकल इक्वेशन Chemical equation। केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, और फिर वो जो इलेक्ट्रिक वाला तो हो गया। इलेक्ट्रिसिटी वाला हाँ, वहीं ये पर तो वैसा है। वहीं पर हम छोड़ रहे हैं उसको, हाँ। और केमिकल इक्वेशंस होने के बाद में फिर लाइट वाला करेंगे। Sir, and compare the chemistry, physics, and हाँ, biology. आपने बोला था परसों। किसने समझा नहीं? अरे आपने ये बोला था ना कि केमिस्ट्री की अलग बनानी, वो पतली हाँ पतली वाली। बिल्कुल। सर एक चल सकती है अब एक काम कर लेना, तो फिजिक्स की अलग बना लेना, केमिस्ट्री और बायो की एक कर लेना। सर मैंने तो खरीद ली वो। ठीक है, फिर कोई बात नहीं ना। तो मैं ठीक है जी। वो सैटरडे को कराया था ना आपने? सैटरडे को कराया था मैं साइंस में, मैंने वो लेक्चर देख लिया। केमिकल इक्वेशंस वाला करवा सर आप कल आप वो स्टार्ट करोगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन करवाऊंगा केमिस्ट्री। ठीक है चलिए फिर, हाँ आज नहीं करता, बाकी होमवर्क भेजूँ तो करिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर कल यूज होगा।